हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडियो मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी लोगों को सीबीएसई हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक में कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित इनकी दूसरी कविता फसल के प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी। और आपको बता दूं कि मैंने नागार्जुन जी की पहली कविता यह दंत्रित मुस्कान के प्रश्नों को अपनी इसके पहले की वीडियो में अभ्यास करा चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरी इसके पहले की वीडियो में पहली कविता के प्रश्नों के उत्तर को देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो नए हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स पर क्लिक कर दें ताकि मैं अपनी आगे की जितनी वीडियो को अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, समय को देखते हुए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर फसल कविता के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ नागार्जुन जी के द्वारा रचित दूसरी कविता फसल के प्रश्न दिए गए हैं और आज हम इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू और इसके साथ ही अनेक लोगों के स्पर्श की गरिमा और भिन्न प्रकार की मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व और इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी कि फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से उपजता है, या फिर यूं कह लीजिए कि फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। तो ये हुआ फसल कविता के पहले प्रश्न का उत्तर। और अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसे कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है, और वे आवश्यक तत्व मनुष्य का परिश्रम, पानी, मिट्टी और सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता बताया गया है। ठीक है। और अब हम, यानी कि आपका दूसरा प्रश्न पूरा हुआ और अब हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने यहाँ फसल के उपजने में मानव के श्रम को इसलिए व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि किसानों और मजदूरों द्वारा दी गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है। और देखा जाए तो मनुष्य के बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है। या फिर यूं कह लीजिए कि फसल के लिए भले ही पानी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपनी परिश्रम और बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा, तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः यह किसान के श्रम की गरिमा है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं और इसकी महिमा को भी बढ़ाती हैं। तो ये रहा इसमें का तीसरे प्रश्न का उत्तर। और अब चौथा प्रश्न, यानी कि फसल कविता का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भाव दिया है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस कविता का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए इस प्रश्न का भाव भी स्पष्ट करवा देती हूँ।
देखिए, यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यदि आप सभी मेरी इस लेसन की पहली वीडियो को देखा होगा, जिसमें मैंने नागार्जुन जी के द्वारा रचित कविता की हर पंक्ति में मैंने व्याख्या भी बताया है और उसके साथ ही उन पंक्तियों का भाव भी स्पष्ट करवाई हूँ। और जो लोग इस लेसन यानी लेसन 6 की मेरी वीडियो को देखा है, उन लोगों को ये सारे प्रश्न आसान लग रहे होंगे और जो लोग मेरी पहली वीडियो को नहीं देखा है, उन्हें ये सारे प्रश्न कठिन लग रहे होंगे। तो जिन्हें ये सारे प्रश्न कठिन लग रहे हैं, वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप फसल कविता का चौथा प्रश्न देख रहे हैं, इसमें फसल कविता की पंक्ति दी गई है जिसका भाव स्पष्ट करना है। और पंक्ति है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो चलिए देखती हूँ। देखिए, यहाँ फसल कविता की इन पंक्तियों से तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का ही प्रमुख रूप से आवश्यकता है। और देखा जाए तो वातावरण के ये दोनों ही तत्व फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली तथा पक्वता सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है, यानी कि फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती है, तो वहीं हवा की मंद गति फसल को बढ़ाने में भी सहायक है, यानी कि फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है, जैसा कि आप इस चित्र को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न यानी कि फसल कविता के अंतिम प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। और अब हम आगे देखती हूँ। आगे दिया है, देखिए आगे दिया है रचना और अभिव्यक्ति। तो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो जैसा कि प्रश्न है आपका यानी कि 5वां प्रश्न, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, रचना और अभिव्यक्ति के 5वें प्रश्न के कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिन्हें मैं एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। तो जैसा कि इसमें 5वें प्रश्न का पहला प्रश्न है, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। तो यहाँ मिट्टी के गुण धर्म का मतलब है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व तथा उसकी विशेषता, जिनके मेल से किसी एक मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से भिन्न हो जाता है, या किसी भी फसल की उपज मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर ही निर्भर करती है। और इसी गुण धर्म के कारण देश के किसी भी भाग में गेहूँ होता है और किसी भाग में चावल होता है। और देखा जाए तो मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। तो ये था 5वें प्रश्न के पहले प्रश्न का उत्तर। और अब 5वें प्रश्न के दूसरे प्रश्न को देखती हूँ। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को कई तरह से प्रभावित करती है। जैसे वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है, प्रदूषण मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त नई नई रासायनिक खादों के उपयोग से, यानी कि रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक और प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर भी पड़ रहा है। तो ये भी प्रश्न इसमें का पूरा होता है। और अब अगला प्रश्न यानी कि 5वें प्रश्न का तीसरा प्रश्न, और प्रश्न है, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि यदि मिट्टी अपना गुण धर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा, यानी कि इस धरती से हरियाली का,
पेड़ पौधों और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। और यदि फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा। इसलिए मिट्टी के अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, और अब अगले प्रश्न को देखती हूँ, यानी कि 5वें प्रश्न का चौथा प्रश्न, यानी कि रचना और अभिव्यक्ति का अंतिम प्रश्न। और इसमें प्रश्न है, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हम मनुष्यों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह मिट्टी के गुण धर्म को नष्ट होने से बचाएं, और इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होकर दूसरों में भी जागरूकता ला सकते हैं। और मिट्टी के गुण धर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करके हम मिट्टी के गुण धर्म को पोषित कर सकते हैं। तो रचना और अभिव्यक्ति का ये अंतिम प्रश्न का उत्तर भी आपका कंप्लीट होता है। और आगे देखती हूँ, आगे क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है पाठ्येतर सक्रियता। ठीक है, आगे दिया है पाठ्येतर सक्रियता। और जैसा कि इसमें आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यमों द्वारा आपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना और देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, और इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा देती हूँ। और यहाँ देखिए, पहला प्रश्न जो दिया है ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। और इसमें जो दूसरा प्रश्न है ये आपको समझा दे रही हूँ। जैसा कि इसमें दिया है, फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि आपको पूरा दिखे। प्रश्न हमने पढ़ दिया है। और देखिए, जैसे कि यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है और विकासशील देशों में इनकी भूमिका और महत्व है। और फसलों के उत्पादन में भी महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था के महत्व में एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को ज़्यादातर मजदूर ही समझा जाता है। किसी घर में ज़मीन की हिस्सेदारी में होती भी, यानी कि किसी घर में हिस्सेदारी में होती भी है तो वो तो खेती के लिए ही बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि महिलाओं को हिस्सेदारी बनाया जाता है ज़मीन के बहुत छोटे हिस्से पर, और ज़्यादातर महिलाओं को ना तो खेती के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और ना ही बेहतर फसल होने का उन्हें शाबाशी मिलती है। और देखा जाए तो जानकारों का मानना है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती संख्या में उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, भूख और कुपोषण को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा आजीविका में सुधार होगा। इसका फ़ायदा पुरुष और कृषि संगठन के सर्वे में महिलाएं कृषि मामले में पुरुषों से हर क्षेत्र में आगे हैं, बस अधिकारों और सुविधाओं को छोड़कर। और इसमें भी जैसा कि आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। और आपके पाठ्येतर सक्रियता के दूसरे प्रश्न का उत्तर, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और आजकल जो महिलाओं में जो हो रहा है वो आप खुद ही देख रहे हैं, महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं और फिर भी उन्हें
हिस्सेदारी नहीं बनाया जा रहा है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये देखिए, हाँ, मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको बताया है, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर डाल दी हूँ। आप यहाँ देखकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरी जितनी भी वीडियो जो जितने भी CBSE क्लास 10th के क्षितिज पुस्तक में जितने भी अध्याय दिए गए हैं, उन सभी अध्याय में आपको लास्ट में ऐसे ही प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ऐसे ही प्रश्न के उत्तर हर लेसन में आपको मिल जाएंगे। मैंने हर लेसन में ऐसे ही प्रश्न डाले हुए हैं, जिसे आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। वैसे ही इसमें भी प्रश्न है। ठीक है, तो अब मैं यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।